चलिए ठीक है सब लोग। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तेजी में हेडिंग डालते जाइएगा, जितना हो पाए आज उतना करेंगे, उसके बाद फिर फर्दर आप रिवीजन कर लीजिएगा, फिर आगे करेंगे, ठीक है ना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, तो इसमें जो जो बताते जा रहा हूं मेंस में आता है तो ध्यान रखना। सबसे पहला यहाँ पे PMMY दिख रहा होगा, फुल फॉर्म, ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, शॉर्ट फॉर्म लिख लेना PMMY, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। लग रहा है लाइन कटेगा क्या? अच्छा चलो कोई नहीं, देखते हैं। तो पहला है एज पर द सैंपल सर्वे कंडक्टेड बाय द नेशनल लेवल मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, ये वाला लिख लेना, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लिख लीजिएगा। PMM जो Y है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है। ये जो है किसके द्वारा कंडक्ट किया गया है? तो सर इसमें जो डिपार्टमेंट जो पूरा का पूरा डिटेल आती है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट टू असेस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। और बताया गया कि द स्कीम हेल्प इन जनरेटिंग 1.12 करोड़ नेट एडिशनल एम्प्लॉयमेंट, मतलब ये स्कीम से लगभग 1.5 या 1 से ज्यादा करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। कौन सा स्कीम से? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से, ठीक है। ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 3 इयर्स फ्रॉम 2015 टू 2018, यानी कि 2015 से 2018 का अभी जाकर सर्वे कंडक्ट किया गया और पता लगाया गया कि उन जो 3 सालों में है इतना करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। कौन सी योजना से? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से। और देखो ये चीज इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि इलेक्शंस है, गवर्नमेंट है और पॉलिसी निकालेगा, सर्वे होगा, अच्छा चीज दिखाया जाएगा। तो अच्छा दिखाए चाहे बुरा चीज दिखाए, चूंकि गवर्नमेंट का रिपोर्ट है तो हमारे लिए जरूरी है, हम देखेंगे आगे बढ़ेंगे, बात खत्म। क्लियर है? तो सर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का बेसिक चीज है कि दिक्कत क्रिएट कर रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं, जहां तक खींचा है वहां तक खींचेंगे। नेक्स्ट उसके बाद ये वाला डेटा देखना, हाइलाइट्स क्या क्या है। तो लगभग क्या है, 81 लाख आउट ऑफ 81 लाख लोन गिवन इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, ओवर 52 लाख वेयर गिवन टू वीमेन। 81 लाख में से 52 लाख लोन जो दिया गया, किसको दिया गया? वीमेन्स को, जिन्होंने ये बहुत अच्छा रोजगार करके दिखाया, जिसके कारण इंप्लॉयमेंट बहुत क्रिएट हुआ। एंड वीमेन एंटरप्रेन्योर्स इन द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर व्हिच इज 64% ऑफ ऑल लोन, मतलब पूरे लोन का 64% किसको मिला? महिलाओं को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये सब डेटा आपको देना है। उसके बाद है द PMMY हैज बीन एक्सपेंडेड ओवर टाइम, धीरे धीरे उसको बढ़ाया गया। 2016 से, थोड़ा अलर्ट रहना प्लीज, अलर्ट रहना, जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है ना, थोड़ा अलर्ट रहना। 2016 से 17 तक स्कीम वाज एक्सपेंडेड टू कवर एक्टिविटीज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर सच एज फिशिंग, डेयरी एंड फूड प्रोडक्ट प्रोसेसिंग। तो इसमें ज्यादातर जो है एग्रीकल्चर चीजों पे फोकस किया गया। दूसरा 2017 से 18 में लोन जो है ट्रैक्टर के लिए एंड पावर जो है टिलर्स के लिए एलिजिबल हुआ PMMY के अंदर विथ ए मैक्सिमम लिमिट ऑफ ₹10 लाख। तो 10 लाख के अंदर कोई ट्रैक्टर ले सकता है किसान, या पावर टिलिंग जो खेत जुताई और इन सब चीजों के लिए वो ले सकता है। दूसरा 2018 से 19 में लोन्स फॉर 2 व्हीलर्स फॉर कमर्शियल यूज वेयर इंक्लूडेड PMY। आज तो गाड़ी जो आता है जिसमें सामान लादत के ले जाता है व्यापारी सब, वो वाला गाड़ी फटफटिया, मतलब वो भी गाड़ी ठीक ठाक है, तो वो गाड़ी के लिए लोन दिया गया। 2 व्हीलर अपाची के लिए नहीं है, तो वो गाड़ी के लिए जो कमर्शियल यूज के लिए इस्तेमाल हो रहा है, वो उस गाड़ी को जो है फाइनेंस किया गया। क्या सुन पा रहे हैं? तो क्या इससे रोजगार जनरेट हुआ? नहीं हुआ, हुआ। दूसरा उसके बाद मैंने बोला कि सबसे ज्यादा लोन किसको मिला, महिलाओं को या पुरुषों को? महिलाओं को। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को लोन ज्यादा दिया गया, ये उसका सबसे बेनिफिशियल चीज है। आई थिंक ये जो है, चलो एक बार मैं बोलते जाता हूं, लिखते जाओ। टॉर्च एक बार जला लीजिए, थोड़ा जलाइए, पूरा का पूरा जलाइए, जितना होगा उतना देखते हैं। लिखवा तो देंगे पहले, एटलीस्ट मेन पॉइंट लिखवा देंगे, फिर आगे कवर अप हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, PA मुद्रा के बाद दूसरा लिखिए। नेक्स्ट स्कीम लिखिएगा लैब, मैंने कल डायमंड के बारे में बताया था, जो लैब में डायमंड बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट लिखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट, साउथ इंडियन स्टेट्स ऑन डिलिमिटेशन, डिलिमिटेशन, साउथ इंडियन स्टेट्स ऑन डिलिमिटेशन, साउथ इंडियन स्टेट्स ऑन डिलिमिटेशन। ठीक है, चलो इसमें पहला पॉइंट लिखो। लाइन डिस्टर्ब करेगा मुझे लग रहा है, नहीं, इसका कुछ जुगाड़ पानी करना पड़ेगा। किसका ब्लूटूथ ऑन है?
फिर ब्लूटूथ ऑन करो, मैं एक फाइल भेज रहा हूँ, वो फाइल ग्रुप में शेयर कर देना क्योंकि वहां लाइव है, ठीक है। किसमें स्पेस है, जिसमें फोन में जिसके स्पेस हो, क्योंकि कुछ लोग का भरा भी रहता है ना। चलो ठीक है, मैं भेज रहा हूँ ताकि उससे भी कवर कर लेंगे, जब आए हैं तो उसको छोड़ेंगे तो नहीं, है ना। अच्छा, कौन सा है आपका, क्या नाम है ब्लूटूथ वाला? इसमें तो एक वायु रोबोटिक दिखा रहा है, एक दिखा रहा है सैमसंग का, एक वन प्लस 9R तो मेरा वाला है। अच्छा रुक जाइए, रुक जाइए क्योंकि डिस्टर्ब करेगा ही, फाइल से कवर अप करा देंगे। एक सेकेंड। चलिए, ग्रुप 6 में जाएगा, देख लेना एक बार, ठीक है, वहां से डाउन कर लीजिएगा आप लोग, फिर वहां से जो जिस ग्रुप में नहीं होगा वहां से सेंड कर लीजिएगा। ओके चलो, जो लिखवाया ना डिलिमिटेशन लिखवाया था, अभी नहीं लिखवाया था, मतलब फिर बोला हूँ लिखवाया नहीं हुआ है ना, उसको लिख लीजिए, मैं उसको बता देता हूँ, तब तक ग्रुप में चला जाएगा। अच्छा एक सेकेंड, उसको लिखने से पहले एक लिखो, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। ध्यान से देखना इस शब्द में, ये क्वेश्चन कभी कभी फंसाता है, जैसे आएगा ना मदर लैंग्वेज, मदर टंग, तो हिंदी दिमाग में आता है, यहाँ पे वर्ड है इंटरनेशनल, और इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे है, ठीक है। ये थोड़ा सा वर्ड लिखो, जिस दिन यूपीएससी का फॉर्म लगभग भराता है ना, लास्ट डे लगभग होता है, उसी दिन होता है ये, तो लिखिएगा ऑन February 21, 21 फरवरी को, ऑन February 21 देख लिए,
इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे celebrated, international mother language day celebrated, and it was revealed that revealed मतलब खुलासा किया गया, ये REVEALED, it was revealed that India is losing many of its language. India is losing many of its language due to modernization and globalization. Due to modernization and globalization. Because of the, ये लाइन जरूर लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, because of the lack of education, because of the lack of education. मैं एक बार पूरा सेंटेंस बोल रहा हूं, ध्यान देना. मैंने बोला, क्या बोला, 21 फरवरी बोला ना, कि ऑन 21 फरवरी 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे इज सेलिब्रेटेड, एंड ऑन दिस डे इट वाज रिवील्ड दैट इंडिया इज लूजिंग मेनी ऑफ इट्स लैंग्वेजेस. ठीक है, यहां तक क्लियर है. एंड ये क्यों हुआ, क्योंकि उसके पीछे कारण है एक मॉडर्नाइजेशन और दूसरा क्या, ग्लोबलाइजेशन, और उसके सबसे बड़ा कारण लैक ऑफ एजुकेशन. इंडिया में, इंडिया का जितना भी भाषा होता था ना पहले, वो लगभग सारा भाषा बहुत सारा खत्म हो चुका है. भाषा, फिर बोलियां होती हैं, जो बोलियां अलग होती हैं, ये सारा भाषा धीरे धीरे खत्म हो रहा है और हम लोग किसी दूसरे के कल्चर को ज्यादा एडॉप्ट कर रहे हैं. तो लॉजिक ये है कि इंटरनेशनल जो है 21 फरवरी को ये रिवील किया गया कि इंडिया में बहुत सारा लैंग्वेज जो है खत्म हो चुका है, और इसका सबसे पार्टिकुलर कारण बताया गया. देखो, मॉडर्नाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन ये तो अलग बात है. क्या ये सिर्फ इंडिया के लिए है कि पूरे वर्ल्ड के लिए? पूरे वर्ल्ड के लिए. भाई ग्लोबलाइजेशन तो पूरे वर्ल्ड में हो रहा है. ग्लोबलाइजेशन क्या है, औपनिवेशीकरण क्या है भैया? वैश्वीकरण का सिंपल क्या मीनिंग है कि भैया आज के समय में हम यूके का प्रोडक्ट आराम से यूज कर रहे हैं. आज के समय में यूके का जो खाना कल्चर है वो हम यूज कर रहे हैं, हमारा कल्चर वो लोग भी यूज कर रहे हैं. तो ग्लोबलाइजेशन स्वाभाविक है, लेकिन उसके कारण सिर्फ इंडिया पे ही फर्क पड़ना ये तो भैया स्वाभाविक नहीं हो सकता है. तो याद रखिएगा, ये भी एक बड़ा साजिश है कि इंडियन कल्चर को मिटाने की कोशिश किया जा रहा है, जबकि फॉरेन कल्चर सबसे ज्यादा प्रभावित इंडियन कल्चर से होता है. समझ में आ रहा है? तो लॉजिक क्या है कि इंडिया में मॉडर्नाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन तो बहाना है, लेकिन मेन है लैक ऑफ एजुकेशन. सच बात यही है कि लोगों को आज एजुकेशन की जो है वही हाल है जो आज के बहुत पहले भी वही हाल हुआ करता था. तो ये बहुत बड़ा कारण है जो आपके दिमाग में रखना है. और मेंस में ये पूछा जाएगा स्पेशली तब जब आपका भाषा वाला सब्जेक्ट हो, चाहे इंग्लिश लिटरेचर हो, चाहे हिंदी लिटरेचर हो, तो आप मेंस में नहीं बच सकेंगे, आप इंटरव्यू में नहीं बच सकेंगे. समझ में आ रहा है? तो इसीलिए यहां पे भी नहीं, तो आप हिंदी का जो कंपल्सरी सब्जेक्ट है उसमें भी नहीं बचिएगा. तो लॉजिक यही है कि आपको दिमाग में सिर्फ हिंदी की बात नहीं की गई बल्कि पूरे लैंग्वेज में बात की गई है, और इंडिया का अधिकतर लैंग्वेज धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है. क्लियर है? और ये कब जो है रिवील किया गया, 21 फरवरी 2023 को. तो हर साल 21 फरवरी को मनाया जाता है, लेकिन 21 फरवरी 2023 को ये बताया गया कि इंडिया में सबसे ज्यादा नुकसान है उसके भाषा का. क्लियर है यहां तक? दूसरा लिखिएगा, द थीम ऑफ 2023, the theme of 2023, the theme of 2023 is multilingual, स्पेलिंग लिख लोगे, मल्टी लिख लेना, मल्टीलिंगुअल. द थीम ऑफ 2023 इज मल्टीलिंगुअल एजुकेशन. मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, इसका मतलब क्या, आपको एक भाषा का नहीं बहुत भाषा का ज्ञान होना चाहिए. इंडिया में ऐसे बहुत सारे फॉरेन मिनिस्टर्स हुए, बहुत सारे ऐसे विदेश मंत्रालय, बहुत सारे राज्य जिनको शायद बहुत सारे भाषा आता था, और एक नाम मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन उनसे जब बहुत बार उनका मजाक उड़ाने के लिए इंडिया के ही बहुत बड़े कोई लीडर ही थे, मुझे एग्जैक्ट ध्यान में नहीं आ रहा है, और मजाक उड़ाने के लिए वहां के भाषा में बोला गया.
ताकि जो इनको समझ में नहीं आ रही है उनको ये बात पता नहीं था कि इसको क्या आता है क्या नहीं आता है, और इसने जाकर अपना फिर पूरा भाषण उसी लैंग्वेज में दिया और पूरे का पूरा ऑडियंस जो है हतप्रभ हो गया, जो सब का सब इस मेंटालिटी से बुलाया था कि बेइज्जती करना है, बुलाना है, इनको समझ में कुछ आएगा नहीं, बैठा के खाली बस भेज देना है। और जब वो बताना और बोलना शुरू किया तो लॉजिक ही अलग हो गया, और उनसे बेस्ट और कहीं फराटेदार उस लैंग्वेज में उन्होंने पूरा स्पीच अपना कंप्लीट कर दिया, और बाद में हिंदी का वो डायलॉग वंदे मातरम और सब करके उन्होंने किया। तो बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट है। तो लगभग ये थीम 2023 का था कि भैया बहुत सारे भाषा के बारे में आपको मल्टीलिंगुअल एजुकेशन होना चाहिए, ताकि आप क्या कर सके, टू प्रोमोट, लिखिएगा मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, टू प्रोमोट और टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन, टू प्रोमोट और टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन। तो 2023 का सबसे बड़ा थीम क्या था कि आप मल्टीलिंगुअल एजुकेशन लो ताकि पूरे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए। तो समझ में आ रहा है, ये उसका थीम था 2023। पीडीएफ गया क्या ग्रुप में? ओपन करिए। अब उसके बाद नेक्स्ट ये अगर लिख लिए जब तक जाएगा तब तक ठीक है, दूसरा एक और पॉइंट लिख लीजिए तब तक, फिर आगे बढ़ेंगे। हेडिंग डालिए, एक सेकेंड। यूपीआई तो जानते ही होंगे आप लोग, इकोनॉमिक्स में तो मैंने एक बार पढ़ाई भी था। तो हेडिंग डालिए यूपीआई। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? यूपीआई पे नाउ इंटीग्रेशन, लिखिएगा ऐसे, यूपीआई पे नाउ इंटीग्रेशन। इन दोनों का एक साथ मिल गया। सिंगापुर का जो, जैसे आजकल अगर आप दुबई में पैसा भेजना चाहते हैं तो यूपीआई से भेज सकते हैं, जैसे सिंगापुर भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं। मतलब पहले आप एक कंट्री का कोई भी पेमेंट, जैसे गूगल पे से आप भेजना चाहते हैं, कोई आदमी जो रह रहा है सिंगापुर में, टक से भेज दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मैंने एक बार बताया भी था जब ये न्यूज में आया था ना, उसी समय मैंने डिस्क्राइब किया था जिस समय आया था और हुआ था। तो हमने 3-4 देशों के साथ टाई अप किया कि हम जब पेमेंट यहां से करें उन देशों के साथ जहां पे हमारे इंडियन डायस्पोरा ज्यादा रह रहे हैं, ताकि हम अगर पेमेंट करें तो वहां से यहां भी आना आसान हो जाए। जैसे गूगल पे से हम भेज रहे हैं वैसे ही यहां से वहां भेजना भी क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो याद रखिएगा यूपीआई कहां का है? इंडिया का, और पे नाउ जो है सिंगापुर का। ये दोनों आपस में मर्ज कर नया इंटीग्रेशन बना लिया जिसको कहते हैं यूपीआई पे नाउ इंटीग्रेशन। क्लियर है? कुछ पॉइंट्स लिखिए फिर आगे बढ़िए। लिखिएगा रिसेंटली, यूपीआई के फुल फॉर्म बहुत बार पूछ देता है, साधारण सा है क्वेश्चन लेकिन पूछ देता है बहुत बार, तो भैया लिख लेना अपना, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्योंकि छोटे छोटे एग्जाम्स हैं, बड़े एग्जाम्स कभी कभार पूछ लेता है तो पता होना चाहिए बस। रिसेंटली इंडिया यूपीआई, लिख लिए, रिसेंटली इंडियाज यूपीआई एंड सिंगापुर पे नाउ। इंडिया का क्या है? यूपीआई, और सिंगापुर का क्या है? पे नाउ। सिंगापुर पे नाउ हैज बीन इंटीग्रेटेड, हैज बीन इंटीग्रेटेड, साथ आ गया, हैज बीन इंटीग्रेटेड टू इनेबल, हैज बीन इंटीग्रेटेड टू इनेबल, इनेबल का स्पेलिंग ई लिख के, इनेबल, इंटीग्रेटेड टू इनेबल फास्टर पेमेंट। और पेमेंट से ज्यादा अच्छा शब्द क्या होगा? मैंने एक बार आपको बताया था, रेमिटेंस बोलते हैं ना, जैसे रेमिटेंस। रेमिटेंस क्या होता है? रेमिटेंस मतलब होता है कि सर बाहर देश से हमारे देश में कितना पैसा आया, उसको एक प्रॉपर वर्ड दे दीजिए, क्या? रेमिटेंस। तो लिखिएगा रेमिटेंस, जहां पेमेंट से अच्छा फास्टर रेमिटेंस बिटवीन द टू कंट्रीज, faster remittance between the two countries, faster remittance between the two countries। लिख लिए। नेक्स्ट पॉइंट, सिंगापुर इज द फर्स्ट कंट्री, सिंगापुर इज द फर्स्ट कंट्री with which, Singapore is the first country with which cross border
देखो बहुत बार शब्द आता है, एक आता है पी टू पी, एक आता है बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस, पर्सन टू पर्सन, ठीक है, ये बहुत बार आता है। तो सर ये पढ़ाया हुआ वो ऑलरेडी एथिक्स वगैरह में भी कहीं ना कहीं पढ़ाया होगा मैंने, गवर्नेंस से कहीं भी। तो सर पी टू पी मतलब पर्सन टू पर्सन, और उसके बाद बी टू मतलब बिजनेस टू बिजनेस। क्लियर है? तो ये लिखिएगा पी टू पी, क्रॉस बॉर्डर पर्सन टू पर्सन, क्रॉस बॉर्डर पर्सन टू पर्सन पेमेंट फैसिलिटी हैव बीन लॉन्च्ड, पेमेंट फैसिलिटी हैव बीन लॉन्च्ड। 6 ग्रुप में जो भी कोई है उसमें से डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ जा चुका है ग्रुप में। 6th ग्रुप में जो भी कोई है वो अपना पीडीएफ डाउनलोड करिए, लगा दिए डाउनलोड सब लोग करिए, फोन निकाल के डाउनलोड करिए। किसी का हो गया डाउनलोड? हाथ खड़े करो। हो गया है तो बोले नहीं दे, ज्यादा पढ़ना है। चलो भैया ओपन करो। इस अभी सोचा हाँ चले ठीक है, खींचना है उसमें का। अब उसमें जरा ओपन करिए पीडीएफ जो भी आपके पास गया है, उस पीडीएफ का पेज नंबर आई थिंक 670 होगा, 670 670 नंबर पे जाएंगे, आपको पीडीएफ में तो मिलेगा यूपीआई वाला। अब देख लेना कहीं 670 से पहले या ऊपर मिल जाए तो भैया अलग बात है, लेकिन 670 के आसपास मिलेगा। और इस पीडीएफ जो मैंने भेजा उसमें काफी कम पेज है, ज्यादा पेज नहीं है, पूरा पढ़ लेना है। समझ में आ रहा? मात्र 800 पेज का है बस। इसके बाद दूसरा जो भेजूंगा वो 1600 होगा, और उतना ही करके चुपचाप करंट अफेयर तैयार करके चल जाना है। क्लियर है? इससे अलावा नहीं करना है, बस इतना ही है, खत्म करके। और इस बार करके चले जाइएगा, कोई माई कलाल में दम नहीं है कि आपका प्रीलिम्स करंट अफेयर वाला रुक जाएगा, गारंटी। और इनफैक्ट इसमें फायदा यह है कि इसका मेंस में भी सारा कुछ मैंने मेंस का टॉपिक लिख दिया है। ये जो तैयार किया गया है जिस तरीके से, इसमें मेंस के अकॉर्डिंग सारा कुछ फॉर्मेट भी तैयार है। तो आपके लिए मेंस का मसाला भी पूरा है, आपके लिए प्री का मसाला भी पूरा है। बस आपको प्री के लिए ऊपर ऊपर का पूरा पढ़ते जाना है, और चूंकि अगर टाइम अभी है तो हमें पूरा पढ़ते चले जाना है, तो ज्यादा काम आसान हो जाएगा। ठीक है जी? और जिनको इसमें का समझ में नहीं आए, गूगल ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करना और हिंदी में कन्वर्ट कर लेना है। समझ में आया? सबसे इजी है, बड़ा बड़ा शब्द में लिखा हुआ है, ट्रांसलेशन आसान हो जाएगा। ठीक है प्रभु? हिंदी मेरे पास है लेकिन लिख के ले लो, हम नहीं भेजेंगे, काहे कि पढ़ नहीं रहा है हरामखोर सब, हम बता दे रहे हैं, नहीं भेजेंगे हम। कोई माई का लाल रगड़ते रहे, मरते रहे, मर जाए, नहीं भेजेंगे हम, लिख के दे दे रहे हैं आपको। इसलिए बोल दे रहे हैं जो पढ़ेगा सिर्फ उसी को भेजूंगा प्रश्न, अदरवाइज मैं किसी को नहीं भेजूंगा, चाहे और जिसको जो करना है कर ले। बहुत हो गया प्यार और दुलार। इसीलिए ध्यान रखिएगा, इसको जिसको चाहिए ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है गूगल ट्रांसलेटर का। सब कुछ बना के मैं नहीं दे सकता। अब आप गूगल ट्रांसलेटर चाहिए, आराम से मिलेगा, आसान है, काफी आसान है। गूगल ट्रांसलेटर करना बहुत आसान है। अगर उतना भी नहीं कर सकते तो प्रभु माफ करिए, हम आपके लिए अब नहीं दे सकते। ठीक है? चलिए हम अब उसके बाद खुल गया यूपीआई वाला। किसका इसे ओपन हुआ? डन। जिसका नहीं ओपन हुआ शेयर कर लेना अपने आसपास ताकि काम आसान हो जाए। ठीक है जी? तो अपना यूपीआई वाले में देखो, सिंगापुर पहला कंट्री है जिसने ग्लोबली पहला बार किया है। समझ में आ रहा है? लेकिन इंडिया का और भी कंट्री के साथ ठीक ठाक टाई अप है। समझ में आ रहा है? और ये क्वेश्चंस पूछा था उसके प्रीलिम्स में ही, और एक बार ये और भी पूछने का चांसेस पूरा है, क्योंकि सर जहां पे यूपीआई गोज ग्लोबल दिखा है, एक मैप दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है यूपीआई जहां लिखा है उसके बगल में, और उस मैप पे कुछ कंट्रीज का नाम लिखा होंगे, जिसमें पहला यूके दिख रहा होगा, एक फ्रांस, एक यूएई दिख रहा है, नेपाल दिख रहा होगा, ओमान दिख रहा होगा, सिंगापुर, भूटान, मलेशिया दिख रहा है क्या? तो ये सब वो कंट्रीज हैं जहां पे यूपीआई जो है वो ग्लोबली ऑपरेट होता है। तो इंडिया ने लगभग इन सब कंट्री के साथ ठीक ठाक टाई अप किया, ताकि हम जो है, अच्छा ये वो शहर है, वो जगह है जहां पे इंडियन डायस्पोरा ज्यादा है, चाहे ओमान हो चाहे यूएई हो, जो है सब उसके अंदर है, सब वहां पे इंडियन डायस्पोरा ज्यादा, जिसके कारण हमने किया है, ताकि वहां से पैसे जल्दी भेजे। और विदेश से पैसा आना हमारे लिए फायदेमंद है, अच्छा है या बेकार है? अच्छा है। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि आए और यहाँ से देना भी हो तो कम भेजे। इसलिए जब इधर से भेजता है तो लिख देता है सर्वर डाउन, और उधर से जब आता है तो सर्वर क्लियर। समझ में आ रहा है? ये मतलब मजाक में बोल रहा हूं, लेकिन बात सही है ये। ठीक है? और ये हर कंट्री अपने हिसाब से करती है। अब आते हैं नेक्स्ट, दूसरे पेज पर आइएगा। व्हाट इज यूपीआई एंड पे नाउ? दिख रहा है? जल्दी से बोलो ना। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि यूपीआई 1.0 2.0, ये मैंने इकोनॉमिक्स में बताया हुआ है, बट फिर भी यहाँ पे कुछ कुछ चीजें जान लोगे तो काम आसान हो जाएगा, अदरवाइज कोई बात नहीं है। तो एक उसमें देखो, सबसे फर्स्ट आपको मिला होगा VPA, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। VPA मिला? किसको मिल गया? नहीं मिला तो बगल में देख लेना भैया, जहां यूपीआई है उसी में है VPA, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। तो पहला एक पॉइंट लिख लो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लिखिएगा VPA इज अ यूनिक जो नंबर है,
VPA इज अ यूनिक आइडेंटिफायर। ये पॉइंट लिख लीजिए एक बार। और देखो बहुत आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ है प्रभु, जितना भी इसमें है ना टॉपिक बहुत आसान लैंग्वेज में है, एकदम आराम आराम से जो है चीजें हो सकती हैं। फिर भी अपन करा रहे हैं ताकि दिमाग में चला जाए एक बार। VPA और इसके बाद से ना 24 से मैं हिंदी माध्यम का मामला ही खत्म करने वाला हूं, सिर्फ इंग्लिश माध्यम ही पढ़ाऊंगा, एक आए चाहे दो आए। हिंदी माध्यम भैया हो गया, हाथ जोड़ लिया, अब हमको हिंदी माध्यम से पूरा जो है ना लगा हो गया है, ऐसा लगा हुआ है कि हमको समझ में आ गया है कि माध्यम सच में बैरियर नहीं है, लेकिन माध्यम का एटीट्यूड से कनेक्शन हो गया है। हिंदी माध्यम वाला पहले ही बहुत कुछ मान ही के चल लिया है कि हमसे ये होगा नहीं, हमसे ये होगा, हमसे ये होगा, वो मान के चल लिया है। इसीलिए मुझे ना एटीट्यूड से प्रॉब्लम हो गया है। तो इसके बाद से मैं ऑन इस पे ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, हिंदी माध्यम वाला को मैं नहीं पढ़ा सकता, नहीं पढ़ाऊंगा, मैं सिर्फ इंग्लिश माध्यम को पढ़ाऊंगा। कोई आए तो भला, ना आए तो भला। और जो हिंदी माध्यम में है तभी, इसलिए क्योंकि एटीट्यूड का बहुत बड़ा गेम देखा है मैंने। माध्यम का प्रॉब्लम है, गेम देखा है एटीट्यूड का। हिंदी माध्यम वाला बहुत कुछ मान के चला है कि देखो ऐसे भी नहीं, हम जा रहे हैं बस ऐसे ही वगैरह पेपर देंगे ऐसे, तो ये एटीट्यूड काम नहीं आएगा। तो भैया हम जो है धीरे धीरे आदमी अपडेट होता है, हम भी अपग्रेड हो गए हैं। तो अगले साल से सिर्फ अंग्रेजी माध्यम होगा। और उसके बाद देखो मैं बोला हूं कि 25 मई या उसके बाद बंद या अलग क्लास, ये जो ओपन हुआ है सिर्फ एक आदमी का नहीं है कि मैं एक बार में चल को बंद कर दूं, बहुत लोगों का इसमें है कि बंद होने वाला नहीं है। मैं सिर्फ आग लगाता हूं इसलिए कि कम से कम एक बार पढ़ लो प्रभु, इतना पे भी नहीं पढ़ोगे तो कुछ काम नहीं होगा, क्योंकि जो खींचते चला जाएगा। अब कुछ लोग लगा कि नहीं नहीं बंद होने वाला है इसलिए, तो मैं वो कभी भी नहीं होगा। लेकिन इतना समझदारी तो आप में अंदर हो ही है कि भैया यार बोल इसे रहा है कि खींच लो जो है अभी है। कभी कभी देखना आप काम ज्यादा कब करते हो, बताना मुझे कब करते हो। जैसे मान ले मैंने बोला कि आपको गोवा लेके जाएंगे, ध्यान से सुनना, गोवा लेके जाएंगे, और मैंने एक डेट फिक्स कर दिया कि गोवा जो है 23 तारीख को जाना है अगले महीने, ठीक है, सुन पा रहे हो। जब गोवा जाने का डेट करीब आएगा ना, मैं लिख के आपको कहता हूं, जो काम पिछले आपने 6 महीने में नहीं किया होगा वो काम गोवा जाना है, इसलिए आप 3 दिन में कर लेते हो कि कल शादी में जाना है या परसों शादी में, तो सोचते हो क्या 2-3 दिन बाद शादी में ना जाए, जल्दी जल्दी निपटा लेता हूं, तो आप वो काम निपटा लेते हो 3 दिन में, जो काम पिछले 6 महीने या शायद 6 साल से आप नहीं कर पा रहे थे। और इसीलिए लाइफ में मैंने बोला हमेशा साल में नहीं, कम से कम 6 महीना में या महीना 2 महीने में एक बार ट्रैवल जरूर करना चाहिए कहीं पे भी, उससे आपका बहुत रुका हुआ काम हो जाता है। और नहीं तो आपको लगता है हम तो यही है, कहां जा रहे हैं, हमारा लाश भी यही है, मुर्दा भी यही गड़ाएगा, तो सर क्या होता है कि उसके बाद आप काम जो है डिले। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो। इसीलिए कभी कभी छोटा ही टूर सही, छोटा ही जगह सही, जाने से बहुत सारा काम निपट जाता है। ये अच्छा आदमी है। जैसे मैं बताता हूं, जब मैं फ्रस्ट्रेट होता हूं, मेरा मेंटल स्ट्रेस बढ़ने लगता है कि अब तेजी हो रहा है, तो कहीं भी दूर चले जाओ। अब जाने से क्या होता है, मेरे दिमाग में चलने लगता है कि अच्छा ये काम बचा हुआ है, क्योंकि कभी कभी काम उस समय याद नहीं आता है जिस समय करना है, कभी कभी उस समय याद आता है जिस समय आप कहीं और होते हो, समझ में आ रहा है। और तब उस समय डायरी में नोट डाउन कर लो कि अच्छा इतना सारा काम बाकी है, तो बहुत सारा काम निपट जाएगा जल्दी। तो ये काम जो है जरूरी, इसलिए मैं बोल रहा था कि जो है दम वो लगा कर लो। वो आपको ही पता है कि इतना ज्यादा दिमाग में मेरे थॉट यहाँ ओपन करने का, अगर मुझे कंटिन्यू नहीं करना होता तो मैं ओपन ही नहीं करता। मेरा थॉट एक ही है, मुझे ग्राउंड लेवल से देना है, वो दिमाग से दिन रात निकलता नहीं है। वो आज हो कल हो जब हो, लेकिन बिना दिए मैं रुकूंगा नहीं। लेकिन एक जब आ जाता है ना टारगेट की यार अब मरने जीने का सवाल है, तो इंसान करता है। वही मैंने बोला कि प्रीलिम्स करो भाई, मैं हूं, ये बंद हो नहीं है, क्योंकि एक आदमी का नहीं है, सिर्फ अकेला का नहीं है, ये अकेला थॉट प्रोसेस नहीं है। लेकिन हाँ आग लग जाएगा किसी में कि भाई यही मौका है, यही निकाल लेते हैं, ये दिमाग में रखिएगा। तो बंद होने का तो सवाल नहीं है, लेकिन दिमाग में रखिएगा कि आप कम से कम किसी तरह से आग लगे कि हाँ 6 महीने के अंदर वो मेहनत हो जाए। मैं लिख के देता हूँ, क्लास में पढ़ते हो ना, जब साथ में पढ़ रहे हो तो कुछ नहीं हो सकता नहीं पढ़ो, लेकिन हो सकता है अकेले कुछ देर पढ़े, कुछ लेट तक रुके, आपने ज्यादा पढ़ लिया, चांसेस है घर पे आप 1 घंटा 10 घंटा में 4 पेज पढ़ोगे, यहां पे आपने 1 घंटा रुका, आपने हो सकता है 12 पेज पढ़ लिया, आराम से चांसेस है। तो इस वजह से रोकने का और काम होता है, अदरवाइज ये बिल्कुल भी बेकार बात है कि हाँ यहां पढ़ लेंगे वहां पढ़ लेंगे। मैं सच बात बता रहा हूं, वो प्रेशर के कारण हो जाता है, और प्रेशर जब आप पे दूंगा तभी होगा। तो आपको अच्छा लगे बुरा लगे जो भी कुछ लगे नेगेटिव, वैसा बुरा लगने का सवाल नहीं है, बट आपसे निवेदन ये है कि हाँ आपको टारगेट देने का सिंपल एक कारण है कि वो कर लो प्रभु कर लो, नहीं तो मेरा क्या जाता है। आप सब कुछ वो सब कुछ कर चुके हैं जो आपको मुझे चाहिए। अगर मैं सिर्फ पर्टिकुलरली फीस की बात करूं, सभी लोग पे कर चुके हो, लेकिन मेरा क्या लगा हुआ है कि मैं रोक के समझा के चिल्ला के सारा कुछ करके हर नोट्स बना के कि मेंस के लिए मैं रेडी हूं, कि किसी को इतना रत्ती दिक्कत ना हो किसी चीज के लिए। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट से लेकर सारा का सारा क्वालिफाइंग पेपर है सबके लिए रेडी हूं। तो लॉजिक ये है कि मैं मान के चल रहा हूं वो करना है। इसीलिए आप टारगेट लेके चलो कि मुझे इस बार का चाहे जो हो जाए प्रीलिम्स निकालना है, प्रीलिम्स देना है, मुझे एक बार मेंस के पेपर में बैठना है कि कैसे मेंस का पेपर देना है, एक बार बैठना है। सही इस तरीके का सोच रखोगे तो काम हो जाएगा। क्या सुन पा रहे हैं आप लोग। और ज्यादा बोले तो बुरा मत मानो, इसलिए क्योंकि मेरा लॉजिक सिंपल है, नियत है कि रिजल्ट देना है, बाकी और कोई नियत नहीं है।
ये तो घंटा फर्क नहीं पड़ता, आप पैसा दिए आप निकलो अपने घर, हम अपने घर। इसलिए आपसे निवेदन बार बार कर रहे हैं कि प्रभु आराम से रिक्वेस्ट करके कर लो, मैं हूं बढ़िया से हूं, ये प्रीलिम्स तक बढ़िया से कर लो, इजी ये चीज, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट फेज में फंस जाओगे, शायद मेरे लिए भी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखना। तो अभी मैंने जो बताया यूपीआई वाला वो ग्लोबल है और ग्लोबली आपको काम करना है दिमाग में, यानी कि कौन कौन सा कंट्री अभी ग्लोबली काम कर रहा है। अब आप पीडीएफ वाला ओपन करिए जिसमें आपको कुछ मिलेगा, ध्यान से देखिए एक बार। सबसे फर्स्ट क्या मिला, सबसे पहला पेज में एक तो पर्सन टू पर्सन दिमाग में रखिएगा, और उसके बाद आप नेक्स्ट पीडीएफ पे उसी पे नेक्स्ट पेज पे जाइए, जहां पे मिलेगा आपको कुछ कंट्रीज के नाम, बताइए कौन कौन से कंट्री के साथ हमारा है टाई अप, पढ़ के बताओ कौन कौन से कंट्री के साथ टाई अप है सिंगापुर के अलावा। उसमें कहीं डिटेल दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, देखो जरा। एक जगह मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का जिक्र होगा, मैं सिर्फ यूपीआई पेमेंट की बात कर रहा हूं, सिर्फ यूपीआई वाला पढ़ना। चलो मैं एक पॉइंट बोलता हूं, देखना आपको पॉइंट मिल रहा है कि नहीं। एज पर दी, ध्यान से देखना उसमें मिल रहा है कि नहीं। एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिल गया, मिल गया हुआ सबको, एमईए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जरा पढ़ना वो डॉक्यूमेंट। उसके बाद डॉक्यूमेंट पॉपुलेशन ऑफ ओवरसीज इंडियन, देयर आर अप्रोक्सीमेटली 6.5 लाख इंडियंस। तो सर एक तरह से इंडियंस वहां ज्यादा है। आगे उसके बाद इंक्लूडिंग नॉन रेसिडेंट इंडियन, एनआरआई पढ़ाया हो ना, तो इंक्लूडिंग एनआरआई एंड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पीआईओ, एंड उसके बाद करेंटली रिसाइडिंग इन सिंगापुर। तो सिंगापुर में चूंकि ज्यादा है संख्या जो एनआरआई का है या पीआईओ का है, इसलिए हम वहीं पर करेंगे भाई। हम अपना किसी, अच्छा हमने टाई अप कर लिया चाइना के साथ। चाइना में कितना इंडियन रहता है, कोई जाना नहीं चाहता है चाइना में, कोई जाना जाए। अभी आप न्यूज में सुने थे एक चाइनीज लड़की से शादी करके आ गया है समझ में। तो भाई यहाँ बहुत लोग का रिलेशन मतलब बोलते हैं ना सक्सेसफुल, बिहार में नहीं हो रहा, वो बेचारा क्रॉस कंट्री सक्सेसफुल करके आया है, वो भी चाइनीज लेके आया है। अब कुछ लोग इधर देखिए, पता नहीं जो जो दुश्मन है वहीं से इधर उधर करने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरफ पाकिस्तान एक तरफ कौन, चाइना। अब ले देखे श्रीलंकन बचा है, श्रीलंका को कोई उठा के ले आओ या जाओ समझ में आ रहे। दो लोग तो पॉपुलर ऐसे ही हो गए, खैर वो मजाक की बात है, लेकिन फिर भी ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा बहुत फेमस, सोचो चाइनीज पहली बार लेके आया है, रशियन सुना था, जापानीज तो यही जयशंकरी लेके आए हुए हैं समझ में आ रहे। अब जो है पाकिस्तानी से कौन, सीमा हैदर ना, सीमा हैदर आ गई। इंडिया में भी कौन चली गई, अंजू की मंजू कोई थी वो चली गई फिर वापस लौट के आ गई। ये क्या चल रहा है आजकल, तमाशा जो है बहुत अलग लेवल का तमाशा चल रहा है भैया। ये तमाशा में पड़िएगा मत, गलती से चाइना चल गया ना समझिएगा सांप खिया देगा। यहाँ तो कम अच्छा खाना मिलेगा। नेक्स्ट हेडिंग देखिएगा, मून दिख रहा, मून, मून डस्ट एज ए सोलर शील्ड, दिख पा रहा है, मून डस्ट एज ए सोलर शील्ड। इसको जरा ध्यान से पढ़िएगा और ये क्वेश्चन टिक मार के आइएगा, एकदम कट टू कट आएगा ये। The team of researcher have published a study titled Dust as a Solar Shield, proposing that launching moon dust into the stratosphere can slow down global warming. अब जिसको फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ा चुका हूं उसको स्ट्रेटोस्फेयर क्लियर है, उसको ग्लोबल वार्मिंग भी क्लियर है, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा बस हिंट दे देता हूं। बाकी जो है फिजिकल ज्योग्राफी तो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, वहां और क्लियर हो जाएगा। बुझा रहा है? अब सर ध्यान से समझना, एक चीज इसमें जो बोला है ना ग्लोबल वार्मिंग, एक क्वेश्चन हमेशा हर साल पूछता है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार सबसे ज्यादा कौन सा गैस है, CO2 है कि मीथेन है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हमेशा क्वेश्चन रहता है। और हर बार बहुत जन जो है, हाँ ओजोन भी रहेगा, हर बार बहुत जन जो है गलती करके आता है मैक्सिमम टाइम, जबकि वो पढ़ा रहता है। कौन कहेगा अच्छा मीथेन नहीं सुने हैं, मीथेन हो जाएगा, कौन इथेन मार कहेगा, कौन क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एक बात भूलिए जाता है कि CO2 जो है सबसे खतरनाक है, तो ये बतवा जो है दिमाग में रखना है, भूलना नहीं है। समझ में आ रहा है? और इस वजह से जहां पढ़ रहे हैं मून का जो सोलर शील्ड, मून डस्ट है जो सोलर शील्ड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दो चीज है, एक तो स्ट्रेटोस्फेयर की बात हो रही है, और स्ट्रेटोस्फेयर का मुझे कोई बता पाएगा क्या? छोड़ो मत ही बताओ, फिर मैं गाली उली दे दूंगा स्ट्रेटोस्फेयर का एरिया कोई बताएगा? फिजिकल तो पढ़ाया हूं, जिनको पढ़ाया उनसे पूछा, जिनको नहीं पढ़ाया मैं उनसे मैं पूछता ही नहीं हूं। तो खैर चलो छड्डो यार, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पे आइए, एक आएगा ब्रेन इंस्पायर्ड इमेज सेंसर कैन डिटेक्ट माइन्यूस्क्यूल ऑब्जेक्ट। मिला क्या? नेक्स्ट न्यूज, ब्रेन इंस्पायर्ड मिल रहा है क्या? छोड़ दो उसको, आगे आओ। नेक्स्ट एक मिलेगा जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड प्रीवेसी, मिल रहा है?
सिर्फ हेडलाइन देखते जाओ, जो हाँ बोलूंगा वहीं रुक जाना, इस पे नहीं रुकना है, वो सब जो है साइंस एंड टेक का है। नेक्स्ट, करप्ट प्रैक्टिसेस अंडर आरपीए एक्ट 1951 दिख रहा है, मैंने कल भी जिक्र किया था इसका, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, उसके तहत कहा गया था कि कोई भी आदमी अब 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से नहीं लड़ सकता है, कल बताया था नहीं बताया था? तो जो है उसी का कुछ पार्ट इसमें है जिसमें बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया दैट नो वन इन इंडिया वोट्स फॉर ए कैंडिडेट बेस्ड ऑन देयर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। सुप्रीम कोर्ट का कहना था, बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्या? सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट प्रोवाइडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्टोरल कैंडिडेट क्वालिफिकेशन इज नॉट ए करप्ट प्रैक्टिस अंडर आरपीए। मतलब ध्यान से समझना, कोई आदमी जो नेता इलेक्शन लड़ रहा है और अपने डेटा में या डिटेल में डाल दिया कि वो मान लो पढ़ा हुआ ग्रेजुएशन में नहीं, अंगूठा छाप है, लेकिन डाल दिया हम ग्रेजुएट हैं, तो उसको करप्शन नहीं माना जाएगा। फिर से ध्यान समझिएगा, मतलब है अंगूठा छाप, डाल क्या दिया ग्रेजुएशन, उसको करप्शन नहीं माना जाएगा। सर आपको थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन सवाल ये भी है, ध्यान से देख के देखो, बहुत आदमी अपने फॉर्म में जो पूछा जाता है मदर्स का क्वालिफिकेशन, तो चूंकि बहुत सारी मम्मी, जो हमारी मम्मी, हम लोग की जो मम्मियां हैं, बहुत सारे उनको पढ़ने का उतना अवसर उस समय प्राप्त नहीं हुआ जितना आज की लड़कियों को है, तो वो लोग मम्मी बहुत सारा, कोई छठा आठवां, कोई चौथा पांचवा तक पढ़ के रह गया, लेकिन फिर भी आप अपने मदर्स क्वालिफिकेशन में एक कोशिश करते हैं कि कम से कम 10th तो जरूर डाल दें। अरे कुछ बुझा रहा है, जबकि वो शायद 3/4 पास भी नहीं। तो लॉजिक ये है कि जब हम वहां पे वो डालते हैं और चीजों को वहां पे जब नहीं किया जाता है कुछ भी, तो यहाँ पे उस हिसाब से बोलना भी तो ठीक नहीं है कि वो करप्शन है। क्या कुछ समझ आ रहा है? तो दोनों पहलू दिमाग में रखना है, इसीलिए वो नहीं है। हाँ, अगर ये बोला जाता कि एक मिनिमम स्टैंडर्ड है, ध्यान से देखो कि बोला गया कि इलेक्शन लड़ने के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है, और कोई आदमी ग्रेजुएट नहीं है और फिर वो ग्रेजुएट बोल रहा है, तब तो करप्शन है भाई, क्योंकि जो चीज लीगल नियम है उस लीगल नियम के अगेंस्ट जा रहे हैं, तब तो करप्शन है। लेकिन नियम इलेक्शन लड़ने के लिए है ही नहीं, इलेक्शन लड़ने का नियम सिर्फ एज से है। अगर आप सीधा सा बात है कि 21 प्लस हो गए तो आप एमएलए वगैरह का चुनाव लड़ जाएंगे, उसी तरीके से आप एमपी का कुछ पर्टिकुलर है, वहां पे आप चुनाव लड़ जाएंगे, वहां पे कुछ नहीं है कि आप क्या किए हैं क्या नहीं किए। क्या बुझा रहा है? तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है, इसलिए कोई आदमी अगर गलत इंफॉर्मेशन अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड का देता है, क्वालिफिकेशन का, तो करप्शन उसको नहीं माना जाएगा। यहां तक पहले क्लियर है? जरा उसको नीचे पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट नो वन इन इंडिया वोट फॉर ए कैंडिडेट बेस्ड ऑन देयर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। सुप्रीम कोर्ट का सिंपल कहना था कि इंडिया में जो भी लोग वोट देते हैं वो किसी के क्वालिफिकेशन पे वोट देते ही नहीं है, सब इस पे देते हैं। और मुर्गा, 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है? एक मुर्गा, एक दारू और एक पैसा, इसी 3 पे वोट देते हैं। कम से कम इतना कम वक्त लोग है कि सर क्या ही बताया जाए, तो यही 3 पे वोट देते हैं। तो क्या घंटा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए हम पढ़ाई अब छोड़ रहे हैं। ऐसा सोचना भी मत, कुछ जो है अन्यथा मूर्ख लोग सोचते हैं कि देखो जितना सक्सेसफुल आदमी हुआ है वो कॉलेज ड्रॉप आउट है, तो हम भी उसके बाद गार्जियन जो ड्रॉप आउट करेंगे ना, वो घर से ड्रॉप आउट हो जाएंगे, फिर जीवन भर ड्रॉप आउट। तो लॉजिक है उस तरह का नहीं परिणाम, जब आपको लगेगा कि हाँ कुछ कांड हो जाएगा तो है। बट सुप्रीम कोर्ट ने ये जो बोला, इस मानसिकता से आपको हो सकता है थोड़ा ठेस पहुंच रहा हो, लेकिन सच यही है, सच चुभता है, चुभेगा। जैसे आप बोल रहे हैं बार बार कि खुश करने के लिए पढ़ाएंगे, तो सर इतना मसाला बढ़िया बढ़िया पढ़ाएंगे ना, लड़का लड़की का बात इतना बढ़िया बढ़िया, हम सच बता रहे हैं जीवन का कहानी कभी खत्म नहीं होगा, और भीड़ इतना मस्त होगा कि मैं क्या ही बताऊं आपको। इसीलिए मैं बोला ना, जहां एफर्ट लगता है वहां बच्चा नहीं पढ़ना चाहता, तो सब कहते हैं हमको नहीं पसंद है, इतना कंटेंट पढ़ा रहा, आप तो यूपीएससी का पढ़ा रहे हैं, हम तो बीपीएससी हमको करना है, ऐसा लॉजिक लगाता है सब। ये सब जो लॉजिक लगाता है, ये वही लॉजिक है जो बहाना चाहिए, बहाना मिल गया उसको, हम सर यूपीएससी थोड़ी कर रहे हैं, हमको खाली बीपीएससी देना है। अबे गधे, ध्यान से समझो कि जो चीज बता रहा हूं उसको अगर कर लोगे तो काम आसान हो जाएगा। 10वीं मंजिल पे जाना है तो 15वीं का ताकत रखो, तब 10वीं पे लटकोगे। और यूपीएससी के बिना बीपीएससी आजकल संभव कभी ना था ना कभी है। अरे देखते काहे नहीं, अंधा काहे बन जाते हैं आप लोग? डेटा देखा करिए ना, डेटा देखा करिए। लेकिन उनको दिखता है भीड़, 3000 में फुल पैकेज, और ऊपर से लड़का लड़की का बात, फुल पैकेज। आप बताओ, जहां एक अगर बैच में 2000 3000 4000 बैठा हुआ है, वहां क्या ही पढ़ लेगा, हमको समझ में नहीं आता है। वहां तो सेटिंग होता है कि भाई ये जो है मामला, यहां से बिहार से गया, पापा से परमिशन लेके पटना चलते हैं, क्या वहां लेके आएंगे, वहां से दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, लेके आएंगे। रियल जेन्युइन बेसिस है, जिस बेसिस पे अभी देखिए। अच्छा, अभी आप संदीप महेश्वरी वाला सुनोगे आप लोग, और विवेक बिंद्रा वाला,
तो लड़ाई देखिएगा तो बड़ा बड़ा आदमी देखिएगा क्या क्या करता है, कैसे लड़ता है, उसका हिसाब किताब देखिए। और एक बार जब वही होता है, जब आप गलत करते हैं, एक बार एक्सपोज हो गए तो सारा मामला खत्म हो जाता है। विवेक बिंदा रो रहा है बेचारा, सारा बिजनेस ही डाउन हो गया। तो एक ही बार में ऊपर से पैसा भी देना है, तो इसीलिए गलत जो है गलती होता है। चाहे मैं सिर्फ ये नहीं कर रहा कि वो गलत है, कौन सी है, मैं कौन होता हूँ बताने वाला क्या गलत सही है, वो अपना जाने। लेकिन सवाल इस बात का है कि जहां भीड़ दिखता है वहां पे अगर आप जाएंगे तो कुछ देर बाद आपको पछतावा ही होगा। जितने बच्चे उसमें गए सब भीड़ देख के गए, कुछ और नहीं। और उस भीड़ का जो हिस्सा रहिएगा तो मामला होगा। इसीलिए आम जनता हमेशा भीड़ की तरफ ही रहेगा, बट जो अगर इतिहास रचना है उसको थोड़ा अलग जाना पड़ेगा। तो लास्ट मैंने बोला, क्या बोला, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका क्या है क्या नहीं है। कोई गलत भी देता है तो कोई करप्शन है या नहीं है, नहीं है करप्शन। अब बताइए, तेजस्वी यादव ने कुछ अपना दिया हुआ है, और एक उसका भाई अब पगलेटवा तेज प्रताप, उसका अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन कुछ अलग ही है, एमडी है, मास्टर्स, कभी कभी पीएचडी दे दिया हुआ है। आपको लगता है वो पीएचडी कर पाएगा, वो दूसरे को कराता है पीएचडी तो सर कोई करप्शन नहीं है, उसके डिटेल में लिखा हुआ है। चलिए ये बस उतना याद रखिएगा, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मसाला है ये, मसाला अपन पढ़ेंगे नहीं, मसाला अपने को जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी न्यूज में आया है, जो कि आपको जानना पड़ेगा, और मैं इसको धूमधाम से अभी बताऊंगा क्योंकि ये मेंस का टॉपिक बनेगा। देखो जितना मैं पढ़ा चुका हूं ना, दुनिया का कोई किताब लेके आओ, कोई किताब जो मैं पढ़ा चुका हूं, जैसे मान लो मैंने आईआर पढ़ा दिया, मैंने मैपिंग पढ़ा दिया, मैंने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ा दिया, कोई किताब लेके आओ, आई कैन गारंटी दिमाग अगर अलर्ट कर दोगे ना तो 6 घंटे या 1 से 2 दिन में पूरा पढ़ जाओगे, पूरा का पूरा पढ़ जाओगे। मैं आपको ताकत इतना आपको दे दिया हूं ना, उतना आपको पता नहीं है पोटेंशियल क्या है, मैं गारंटी बोल रहा हूं। और सिर्फ मैं बोल रहा हूं ना, आज के समय के बाद तुम याद रखोगे, ये तुमको हर एक पॉइंट पे ना एहसास हो ही जाएगा। इतना मोटा किताब भी देखोगे ना, लगेगा हिला देंगे ऐसी, हाँ गारंटी बता देते हैं। उतना आपको नॉलेज बेस तैयार हो चुका है, टाइम लगता है लेकिन हो गया है। और अगर उसके बावजूद भी आप नहीं कर रहे हो तो सर दिक्कत है, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। और आपको ना देखना, आज नहीं तो कल, अरे भैया प्यास जब लगता है तो कुआं के पास आओगे, कुआं अपन है इधर, हम वो कुआं है कि हम आपके पास भी चले जाते हैं, तभी जाकर आपका जो है काम हुआ है। पढ़ाए हैं अगर आपको बुला बुला के, आपको बोल के, कैसे भी गरिया के, ठिठा के, प्यार से, तभी काम हुआ है, नहीं तो कांड होने नहीं था। जो गए हैं ना वो रो रहे हैं, हम आपको पहले बोले हुए हैं, और इतना बार फोन करके हम बोले अब रिश्ता नाता खत्म हो चुका है। सब लोग किए हैं एक एक लेवल पे कि सर हम 3-4 को लेके आ रहे हैं, फी कम कर दीजिएगा, अब नहीं होने वाला है कम। जो रिलेशन तुमने खत्म किया वो खत्म, जितना माना होगा ना, एक बार खत्म तो खत्म, और एक बार जुड़ गया तो जुड़ गया, खत्म तो खत्म। बहुत सारे लोग जो गए, बहुत सारे लोग उसके बाद वही काम जो है नग रगड़ के आए। इसलिए मैंने बोला जितना बताया हूं मेरे नोट्स को रखो, और कोई भी किताब उठाओ दुनिया का ले आके पढ़ जाओगे। एनसीईआरटी चिल्लाता रहता है सब, एनसीईआरटी एनसीईआरटी। मैंने बोला आप मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या 6 to 12 का एनसीईआरटी जो सब्जेक्ट में पढ़ा चुका हो, चाहे फिजिकल ज्योग्राफी, पॉलिटी, कुछ भी आसान है? आपको मात्र बस कितना दिन, 1 महीने के अंदर पूरा पढ़ जाओगे। फिजिकल ज्योग्राफी का कोई, सबसे मैंने बोला था जीसी लियो पढ़ने के लिए, मैंने बोल भी दिया, जाकर पढ़ के देखो, एकदम ऐसे ऊपर से नीचे ऐसे उठा के फेंक दोगे। 6 hours इज मैक्सिमम टू कंप्लीट ए बुक। जो मैंने टॉपिक पढ़ा है, जो मैंने नहीं पढ़ा है मैं उसकी गारंटी नहीं ले रहा। जो सब्जेक्ट पढ़ा दिया और 6 घंटे में कोई किताब खत्म। तो अब आते हैं यहाँ पे, एक है बीबीएलजे, दिख रहा है, डीडीएलजे नहीं है ये। तो क्या है? बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड, शायद बीबीएलजे ने एनजे होगा, बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन। इधर देखो, जिनको पढ़ाया हूं वो मुझे बताना कि मैं पढ़ाया हूं कि नहीं पढ़ाया हूं, ठीक है? ध्यान से देखना, मैंने एक बार पढ़ाया था आपको कि एक सी लाइन है, बेस लाइन इसको बोलते हैं, ये समुद्र के ऊपर से, ध्यान समझना। और ये बेस लाइन जो है, इस बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स, ठीक है? और ये 12 नॉटिकल, इसको बोलते हैं टेरिटोरियल जोन। क्या बोलते हैं? जो नहीं पढ़े वो भी देख लो भाई, समझ में आ जाएगा। बाकी फिजिकल ज्योग्राफी में जो नहीं पढ़े धूमधाम से पढ़ाऊंगा, ठीक है? कुछ दिन की बात है, उसके बाद सेपरेटली बैच चलाएंगे आराम से। टेरिटोरियल जोन के बाद दूसरा, मैं एक दिन पूरा मैप पढ़ा दूंगा, जो इसके साथ है ना, पावर पॉइंट के साथ मैप एक बार इस बार अलग तरीके से पढ़ाऊंगा पूरा, क्योंकि अब हमारे पास सुविधा है, तो सुविधा है तो मजा आएगा आपकी बार। तो पूरा मैप रहेगा और मैप के साथ पूरा टेक्निक होगा, तो चीजें जो है मजा आएगा। मतलब ऐसे मुझे उठाना नहीं पड़ेगा, एटलस सही देख रहे, देख इधर, ये नहीं करना पड़ेगा, यहाँ रहेगा। तो सर 12 नॉटिकल माइल्स, ये 12 नॉटिकल माइल्स जहां तक एरिया है, ये एरिया होगा कौन सा? टेरिटोरियल जोन। किसी का औकात नहीं है कि 12 नॉटिकल माइल्स में कोई आए, किसी का कोई औकात नहीं है। समझ में आ रहा है? ये आपका पानी, आपका हवा, आपके ऊपर से भी कोई क्रॉस नहीं कर सकता है। क्लियर? ये सिर्फ आपका एरिया रहेगा। अब 12 में और 12 लगा दो, 12 नॉटिकल माइल्स और। समझ में आ रहा है? तो सर अगर हम बेस लाइन से बोले तो बेस लाइन से कितना हुआ? 24।
लेकिन अगर हम बोले टेरिटोरियल जोन से यहां तक तो कितना हुआ, 12 नॉटिकल माइल्स। क्या समझ में आ रहा है? और अब इसके आगे यहां तक कुछ कुछ चीजों को अलाउ रहेगा, कुछ कुछ चीज, जैसे ऊपर से किसी को भेजना है तो कंट्री अलाउ कर सकता है, लेकिन ऊपर से पास हो सकता है फ्लाइट, ध्यान से समझना। और ये जो इसके आगे है, इसके आगे जितना भी नॉटिकल माइल जाओगे ये ओपन है, और ओपन स्पेस के अंदर आपका वर्चस्व तो नहीं चलेगा कि क्या करना क्या नहीं करना। जैसे ट्रेड करना है इंडियन ओशन में, तो ट्रेड करना है तो इंडियन ओशन क्या सिर्फ अकेले इंडिया का है? नहीं। तो लॉजिक क्या है कि इंडिया का वहीं तक है जहां पर 12 नॉटिकल माइल्स उसका खत्म हो जाता है, उसके बाद मामला जो है आगे चला गया। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है तो ध्यान से समझना। और ये कौन से नियम की तरफ होता है? तो ये नियम है यूएन क्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सी। ध्यान से समझना, हमने सी के लिए स्पेशली एक बनाया ऑर्गेनाइजेशन, जिसके तहत हमने बताया कि कहां से कहां तक पानी किसका होगा, कौन इस्तेमाल करेगा, कहां तक कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। कुछ बुझा रहा है? तो क्या 12 तक मुझे बताओ कोई हस्तक्षेप कर सकता है? नो, कंट्री का राइट है, वो किसी को नहीं कुछ करने देगा। 12 के बाद अगर कुछ करना चाहते हैं तो उस कंट्री से परमिशन लेना पड़ेगा, और 24 के बाद अगर आप कुछ भी करते हैं तो सर आपको कोई मतलब नहीं है। उसके बाद वो जो कोई ट्रेड रूट और जो भी कुछ चलेगा उस पर आपका हस्तक्षेप नहीं चलेगा। क्लियर है यहां तक? और एक कौन से नियम के हिसाब से चलता है? यूएन क्लोज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सी। क्लियर है यहां तक? पहले बुझा रहे हैं यहां तक? अब इन सब का अलग अलग नाम है, ध्यान से समझना, अलग अलग जोन है। ये जो जोन है इसको बोलते हैं ईईजेड, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्या लिखा हुआ हूं? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव वर्ड इज क्या है? इंक्लूसिव नहीं। एक्सक्लूसिव मतलब ध्यान से समझना कि एक्सक्लूसिव जब वर्ड बोल रहे हैं तो यहां पे कोई भी कंट्री किसी एक कंट्री के लिए यहां पे वर्चस्व उसका नहीं चलेगा, बल्कि सभी कोई यहां पे आराम से कर सकते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? और ये ईजेड बार बार न्यूज में रहता है। तो आपको अभी जो आप पीडीएफ खोलो वहां देखो एक पॉइंट लिखा है पहला। अब इसके आगे जो भी जाएगा तो वर्ड ध्यान से देखना, BBNJ, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन। पहला पॉइंट, पहला लाइन ध्यान से पढ़ो और समझने की कोशिश करो कि समझ में आ रहा है कि नहीं। क्या लिखा हुआ है? इंडिया हैज अर्ज्ड, ध्यान देना वहां पे, इंडिया हैज अर्ज्ड द मेंबर नेशन टू स्टे डेडिकेटेड टू द कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द ओशंस एंड इट्स बायोडाइवर्सिटी। दिख रहा है? नहीं मिल रहा आपको? पीडीएफ नहीं है? पीडीएफ कहां है? मोबाइल तो लॉक है। चलो देख लो। बायोडाइवर्सिटी ड्यूरिंग द ऑनगोइंग सेशन फरवरी टू मार्च ऑफ इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस IGC5 ऑफ बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन। ध्यान से समझना, इसके तहत आगे आपको एक डेटा मिल भी सकता है। इधर देखना, 90 से 95% ओशन जो है वो ओपन है, वो किसी के जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है। कितना? 90 से 95। मैंने क्या बोला है? बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन, मतलब जितना भी बायोडाइवर्सिटी या फिर हम जो ओशन की बात कर रहे हैं वो 90 से 95% ओपन है, किसी के जुरिस्डिक्शन में, किसी के अधिकार में नहीं आता है। सुन पा रहे हो? और उसके बारे में कोई जिक्र ही नहीं करता है। वो पानी पॉल्यूशन वैसे ही हो रहा है, वो ऐसे ही पॉल्यूटेड हो रहा है, ओशन गंदा हो रहा है, कोई इसके बारे में जिक्र नहीं करता है। क्या समझ में आ रहा है? हम लोग ज्यादा से ज्यादा कहां तक साफ कर लेते हैं? छठ घाट जब होता है तो ज्यादा से ज्यादा कहां तक साफ करते हैं? जहां तक आपको अर्घ देने जाना है। बाकी का एरिया तो ओपन है, आप अपने तरफ से सिवार हटा लेते हैं कि कहीं गए तो मैं फंस ना जाए, तो गर्दन मोड़ के उसके बाद खींचना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो लॉजिक क्या है? आप अपने एरिया के तहत ही साफ कर लेते हैं, बट बाकी का ओपन एरिया का कौन जिम्मेदारी लेगा? भाई वो भी तो हमारी जिम्मेदारी है। तो हमने बोला एक ऐसा अब एक कंजर्वेशन आया जिसको बोलते हैं BBNJ, और इसका एक जिक है, पहला देखो IGC। IGC क्या है? इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस किया गया जिसके तहत ये बात बोला गया। नीचे आना, India supported the high ambition coalition for the early conclusion of the international legally binding instrument of BBNJ under United Nations clause on the law of sea। दिख रहा है? UN clause। नेक्स्ट पेज पे आइएगा। What are the key development? की डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या चीजें जरा ध्यान देखना। तो पहला बहुत सारा टॉक्स बात चला 2014 से ही, और 14 से चलते चलते 2023 तक मामला आ चुका है। फाइनली अब जाकर उसको साफ करने का बात बोला गया कुछ। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आइए, जो मैंने मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया वही बात दिमाग में रखना है। एक पॉइंट ढूंढो जहां पे पीडीएफ में आपको मिल जाए, हो सकता है कहीं 693 पे मिलेगा, वहां लिखा होगा एरियाज बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन कंप्राइज 95%। किसको उसको मिल गया? पेज नंबर 693। क्या बोल रहा हूं फिर से? पॉइंट नंबर 2, एरियाज बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन किसको मिला? हाथ खड़े करो। मिल गया? एरिया बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन कंप्राइज 95% ऑफ द ओशन
एंड प्रोवाइड इनवैल्यूएबल इकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चर, साइंटिफिक एंड फूड सिक्योरिटी। मिल रहा है क्या? बेनिफिट टू ह्यूमैनिटी। सर सोचो 95% एरिया जो ओपन है, जिसका कोई ध्यान नहीं देता, वो हमारे लिए इतना कुछ करता है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इसमें हम अपना काम करें, इसको सुधारें, इसको साफ सुथरा करें। क्या समझ में आ रहा है? और ये इसलिए बीबीएलजे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी उसके अलावा सारा मेंस का डेटा है, मेंस का डेटा आप लिख देंगे, काम हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, इंडिया टू कंट्रीब्यूट 15% ऑफ ग्लोबल ग्रोथ इन 2023। नेक्स्ट टॉपिक बोल रहा हूं, इंडिया टू कंट्रीब्यूट 15% ऑफ ग्लोबल ग्रोथ इन 2023। दिख रहा है? कौन बोला है? आईएमएफ ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंडिया सर ग्लोबल जो पूरे वर्ल्ड का जो ग्रोथ होगा उसका 15% कंट्रीब्यूशन करेगा। मतलब इंडिया का ग्रोथ 2023 में ठीक ठाक होगा, ऐसा कहना था। तो क्या बोला गया आईएमएफ ने? इंडिया विल एलोन कंट्रीब्यूट, ध्यान से देखना, मिला क्या सबको? एलोन कंट्रीब्यूट 15% ऑफ द ग्लोबल ग्रोथ इन 2023 एंड कंटिन्यूज टू रिमेन ए रिलेटिव ब्राइट स्पॉट इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। तो इंडिया जो है वर्ल्ड इकोनॉमी में एक अपना वर्चस्व कायम करके रखेगा आने वाले सालों तक। क्लियर है? और मैंने आपको एक बार बोला था, अगर आपको याद हो तो, डेमोग्राफिक डिविडेंड बताया था ना, डेमोग्राफिक डिविडेंड। मैंने बोला था कि क्यों नरेंद्र मोदी बार बार चिल्लाते रहता है युवाओं का देश, युवाओं का देश और भारत 2047 तक। तो मैंने बोला कि जो हमारा अभी पॉपुलेशन है इंडिया का, वो जो है उसमें का 60 to 80% पॉपुलेशन यंग है। और यंग पॉपुलेशन है मतलब वर्किंग पॉपुलेशन है, काम करने वाला। क्या सुन पा रहे हो? 3 टाइप के होते हैं, एक होते हैं वर्किंग, एक होता है डिपेंडेंट। तो जैसे मान लो दादाजी टाइप लोग हैं, तो दादाजी क्या वर्किंग पॉपुलेशन में आएंगे या फिर अभी डिपेंडेंट में आएंगे? एक तरीके से डिपेंडेंट में आएंगे। और फिर बच्चा जो है सबसे छोटा, वो भी एक तरह से डिपेंडेंट में आएगा। अभी का जो सिनेरियो है उसमें यंग पॉपुलेशन हमारा ज्यादा है, जिसके तहत ये कहा गया कि 2047 तक हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड काफी बेस्ट है। लेकिन 2047 के बाद यंग पॉपुलेशन कम होगा, वर्किंग पॉपुलेशन कम, और जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है वो ज्यादा। तो उस समय हमारे लिए ठीक नहीं होगा। इसलिए देश का विकास 2047 तक बहुत तेजी से होगा। इसलिए मैंने बोला 2047 तक आपको जितना मेहनत करना कर लीजिए, क्योंकि 2047 के बाद आप पे बहुत ज्यादा बर्डन आएगा डिपेंडेंट पॉपुलेशन का। और अभी अगर आप मेहनत नहीं करेंगे और बाद में जो है बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। इसलिए दिमाग में रखना है कि सर इंडिया जो है कंट्रीब्यूट हर जगह करेगा और अभी कर भी रहा है। इसलिए अलायंस से लेकर सब कुछ हम लोग काफी, बाकी इसके आगे बहुत सारा चीजें इंपॉर्टेंट। एक और पॉइंट, नेक्स्ट जरा देखो, नेक्स्ट टॉपिक पे आना। किलाडी मिलेगा आपको, किलाडी फाइंडिंग मिल रहा है, जरा पढ़ो इसको, वेरी इंपॉर्टेंट। संगा मेरा का जिक्र है इसमें। चलो आज इतना रहने देते हैं, ठीक है? थोड़ा सा आप पढ़ लो, कल कंटिन्यू, परसों कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना? मैंने पढ़ा के उसके बाद तो भेजूंगा, ठीक है? क्या क्या एनर्जी आ गया? तो अभी ज्यादा पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है? अरे एक पॉइंट तो कहां चला गया? एक जो पॉइंट बोल रहा हूं वो जरा ओपन करो एक बार, मिलता है कि नहीं। सागर परिक्रमा, उसके आगे होगा नेक्स्ट पॉइंट, मतलब नेक्स्ट टॉपिक। खोलो उसको, सागर परिक्रमा को, जरूरी है वो। सागर परिक्रमा किसको मिल गया? उसको जरा पढ़ो, पहले वाला सागर परिक्रमा। प्रकाश रुकिएगा अभी, ठीक है? कुछ काम है, उसके बाद चलेंगे। पार्टी उटी आप लोग बहुत कर रहे हैं ना। अब क्या है, गलती से मिल जाता है, अब सब लोग कहीं मिल जाता है, कोई शादी में मिल जाता है, कोई पार्टी में मिल जाता है, कहेगा सर और रैंडमली मिल जाता है। अब क्या करूं मैं तो जाता नहीं हूँ। तो बोला आप बिना गए कैसे देख लेते हैं? भाई आप वहां से निकल रहे होते हैं, उस समय हम जा रहे होते हैं, बर्तन तो साफ करना हो रहा था। चलो देख लिए द सागर परिक्रमा फेज 3। ऐसा ही जिसको बोलते कहता सर आप कहां से देख लिए? समझ में आ रहा है? पकड़ा जाता है वो। फिल्म देखते हुए जो पकड़ाता है उसका जो चेहरा देखो वो ऐसा लाल होगा। अब उसको हम बोलते हैं भाई बाहर मस्त रहो यार, क्या दिक्कत है, अपना लाइफ है, एंजॉय करो, क्या दिक्कत है? हम ऐसा भी इतना फ्री आदमी है, ओपन आदमी है कि तुमको हम मतलब गलियाना होता है, पढ़ाई के लिए गलियाते हैं। बाकी तो हम कभी मना ही नहीं किए तुमको कोई चीज नहीं करने से, कभी मना नहीं किया। हम तो बोले धूमधाम से करो, लेकिन पढ़कर जो चीज करोगे उसका मजा अलग होता है।
किसी दिन 10 घंटा पढ़ के और मूवी देखने जाओ, वो जो मजा, वो तो चिल्लाओ फाट कर एनिमल उसमें आ जाएगा। और बिना पढ़े जाओ खेलने, या मजा ही नहीं है, बुरा लगेगा, हार जाओ। इसलिए पढ़कर जो चीज अगर एंजॉय करोगे अलग मजा आएगा। एक आईएएस ऑफिसर था जो जीवन में अभी तक अपना कभी मैच छोड़ा ही नहीं, रैंक 49 या पता नहीं कब, वो 2014 या 15 में मैंने इंटरव्यू उनका देखा था। वो आज तक मैच नहीं कभी छोड़े, मतलब इंडिया का क्रिकेट मैच कभी नहीं छोड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी आईएएस बन गया। इसका मतलब क्या था, वो क्रिकेट देख के बना नहीं, बल्कि वो पढ़ लेता था पहले, अब बाकी फ्री टाइम में वो क्रिकेट उसका पसंदीदा हैबिट तो देख लेता था। तो थोड़ा उस तरह का काम रखिएगा। अब यहाँ पे पढ़िएगा कम, खेल लीजिएगा ज्यादा, तो दिक्कत वाला है। चलिए खैर, सागर परिक्रमा तक आज रखते हैं, वाकई यार इतना ही रखेंगे, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। सागर परिक्रमा बताना है, फिर से मैं बोल देता हूँ, जरा पढ़ो। फेज 3 है इसका, कौन सा है? फेज 1 फेज 2 में डिस्कशन अलग से कराऊंगा। एक प्रोग्राम बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज। पहली बात, डिपार्टमेंट ऑफ क्या है? फिशरीज। अब जैसी सागर परिक्रमा आता है तो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज दिमाग में कम आएगा, मछली कौन सा डिपार्टमेंट है, आपको लगे हो सकता है नेवी का डिपार्टमेंट हो या कोई और एनिमल हस्बेंड्री का डिपार्टमेंट हो। तो पहला है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज के बाद एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग एंड नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड वाज स्टार्टेड ऑन 9 फरवरी, 9 है कि 19 है, 19 फरवरी 2023 फ्रॉम सूरत गुजरात। ये सूरत गुजरात से स्टार्ट हुआ सागर परिक्रमा। और सागर परिक्रमा मतलब है पूरा इंडिया का जितना भी है वो सारा परिक्रमा करेगा। जैसे बीच में एक बार हम नहीं सुने थे कि क्या उसका नाम, मैं भूल गया नाम, जिसमें सारा का सारा लोग को घुमाया जा रहा था हर ओशन की तरफ या हर जो है सी की तरफ, जिसमें बिहार का स्पेशली उसमें ज्यादातर रोल था। फिर यूपी में भी गया है जहाँ पे पूरे के पूरे फॉरेन टूरिस्ट को उसके थ्रू घुमाया जा रहा था, है ना, कुछ नाम था, मैं भूल रहा हूं, बाद में याद आ जाएगा। तो सागर परिक्रमा पूरा सागर पे जो है परिक्रमा करेगा। देखो आज इतना ही रखना, आज पूरी तरीके से बढ़िया से तो मजा मेरे को नहीं आया, मैं ऑनेस्टली बोल देता हूँ, मजा नहीं आया मेरे को पढ़ाकर, लेकिन फिर भी बोल देता हूं आपको कि आप एक बार 2-3 पेज जो है पूरा का पूरा जितना दिया हूं पहले से पढ़ा हूं, रिवीजन कर लेना, रिवीजन करने के बाद कंटिन्यू करेंगे। आपसे नम्र निवेदन है, दम लगाकर थोड़ा खींच लीजिए। फर्स्ट ईयर में भी टाइम बर्बाद होगा, फिर चूड़ा दही में टाइम बर्बाद होगा। पहले मैं बताता हूँ, कोशिश करिएगा कि टाइम बर्बाद ना हो, क्योंकि भैया ये सुनहरा टाइम है, मई आने में टाइम नहीं लगेगा। जनवरी का गिनती जैसी 1 शुरू हो गया, मई भी पहले आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो लॉजिक क्या है, दिमाग में रखिएगा कि प्रभु किसी भी तरीके से रिवीजन करने में ज्यादा रखिएगा, ठीक तो काम आएगा। क्लियर है यहाँ तक? बाकी आप ध्यान रखना, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत मैं करता हूँ, बिलीव करना, आप चीजों को जितना बोला उतना बिलीव करके मेहनत रिवीजन करना, दिमाग मत लगाओ, दिमाग लगाओगे हार जाओगे। मैं जो करा रहा हूँ बीपीएससी यूपीएससी चाहे किसी भी स्टेट सर्विसेज के लिए बहुत इनफ है, आपका चीज आसान हो जाएगा। आप अपने आप को बहाना मत मारो कि यूपीएससी लेवल का बीपीएससी लेवल का, ऐसा बिल्कुल भी दिमाग में मत लगाओ। सिंपल जो पढ़ा रहा हूँ जितना उतना करके चुपचाप कोई भी पेपर देने मुंह उठा के बैठ जाना, और जब क्वेश्चंस बनेगा ना रिवीजन करके तब देखना कि क्या मजा आएगा। इसीलिए प्लीज उतना करते जाइए। बाकी हम लोग मिलेंगे कल, कल नहीं हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, बट फिर भी ग्रुप में मैसेज चेक करके डिसीजन कुछ लेना, फिर हम लोग उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी। चलो, आज इस लाइट ने थोड़ा सा काम जो है बेकार किया है।